गोपाल भाई और मंच और मेरे प्रिय साथियों, मेरे ख्याल से लिखना जो है एक सरल क्रिया है, उससे भी कठिन है अपने लिखे हुए के बारे में कुछ बोलना, और उससे और भी कठिन है जब इतने लोगों ने मेरे बारे में, मेरे लिखे हुए बारे में बताया जो मैं खुद परिचित हो पाया उस अशुभोगिक से। दिक्कत यह है कि हम लोग, मैं अपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा और अगर आपके सवाल होंगे उसको भी लूंगा। मेरे एक सवाल ये है, एक मेरा हिंदुस्तान की भारतीय चित्रकला के बारे में जब हम देखते हैं, जब हम बार बार कहते हैं कि हमें अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहिए, जब हम बार बार कहते हैं कला का इतिहास, चित्रकला का इतिहास, मैंने इसमें भी लिखा और बार बार मैं कहता रहा हूँ कि दरअसल वो चित्रकला का इतिहास नहीं है, वो चित्रण का इतिहास है। अभी लोकेश जी ने जो बात कही कि एक टेक्स्ट है, एक लिखित कोई चीज है, उसके ऊपर बनाया हुआ चित्र, मेरे ख्याल से भारत की चित्रकला इसी के ऊपर है। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वो चित्र नहीं बन पाया। यूरोप को भी अगर देखेंगे कि लास्ट सपर आप देखते हैं, लास्ट सपर ईसा मसीह के जीवन के एक विशेष समय जब वो उनको सलीब पे चढ़ाया जा रहा था, उसके पहले अंतिम बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के गाइड आपको बताएगा कि देखिए साहब, ये बीच पे जो बैठा व्यक्ति है ये जीसस क्राइस्ट है, और उनके जो 12 शिष्य हैं, और ये तमाम तरह की कहानी बताएंगे। तो हो सकता है कि आपको आंखों में आंसू आ जाए और आप कहें कि कमाल का चित्र है भाई, इसको तो हम देखते आंखों में आंसू आ गए। दरअसल आप जो प्रभावित हुए वो कथा से, चित्र तो आपने देखा ही नहीं। चित्र में जितनी बातें थी जो विनोद भाई ने अभी जिसका जिक्र किया कि संदर्भ विहीन, मेरा बहुत स्पष्ट धारणा है इस बारे में, संदर्भ विहीन, ये संदर्भ शब्द जो है ये साजिश के तहत हमारे हिंदुस्तान की चित्रकला में आया। ऐसा नहीं कि हम सुनना चाहते थे वो कहानी, हमें सुनाया गया। और अभी जैसे मैंने कहा कि राज सत्ता, पुरुष सत्ता और धन सत्ता, इन तीनों का बहुत बड़ा आग्रह रहा है हमारे पूरे चित्रकला को संचालित करने में। मैं कभी कभी इतिहास को देखता हूं तो लगता है कि भारतीय चित्रकला का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारतीय मूर्ति कला है। हमारे पास चित्र का वैसा इतिहास नहीं है जिस तरह की मूर्ति कला का है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहता, पर मूर्ति कला का एक मुकम्मल इतिहास है और जिसको की तुलना हम कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत ही उन्नत मान की मूर्ति कला है। लेकिन यदि हम देखें कि चाहे वो खजुराहो हो, चाहे वो कोणार्क हो, चाहे वो हम्पी हो, तमाम जगह पे हम देखते हैं कि वहां पे महिलाओं को एक ढंग से चित्रित किया गया। उसकी व्याख्या कुछ भी कर लें, पर सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग थे जो ये मूर्ति बना रहे थे? कैसा भारतीय मूर्तिकार थे? तो मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, कहानीकार, लेखक, इसकी परिभाषा क्या है? बहुत संक्षेप में अगर कहें कि कोई भी रचनाकार का 2 पक्ष होता है। एक पहले ये तय करता है कि मैं क्या बनाऊंगा, और दूसरा पक्ष ये तय करता है कि मैं कैसे बनाऊंगा। पहला अंश जो है, मैं क्या बनाऊंगा, ये उसकी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसकी अपनी तैयारी, अपने बचपन से ऊपर बड़े होना, अपने अनुभव, सबको लेके वो तय करता है मुझे क्या बनाना है, क्या लिखना है, क्या कहना है। दूसरा पक्ष आता है कि जब आप बनाते हैं तो कैसे बनाऊंगा। तो ये प्रश्न जो है आपके कौशल से जुड़ा है, जो आप आर्ट्स कॉलेज में जाके या कहीं भी जाके अपने को तैयारी करते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो एक किसी भी रचनाकार के लिए, मैं समझता हूं कि ये कोई सवाल ही नहीं है इसके ऊपर बात करें। ये 2 ही चीज है जिसको जो प्राइम इंपॉर्टेंस कहा जाएगा। हिंदुस्तान की चित्रकला के बारे में हम बताते हैं कि अजंता की चित्रकला में क्या है, हमने देखा कि गौतम बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई कथाएं हैं, उनके पूर्वजन्म की कथाएं हैं जिसको हम लोग जातक कथाएं कहते हैं। उसमें ये भी है कि कहीं पे बंदर के रूप में गौतम बुद्ध आए थे, तो महाकवि की कहानी है। तो तमाम तरह की कहानियां हैं, और वो म्यूरल के रूप में है, कोई हैंड हेल्ड जिसे कहते हैं पेंटिंग, मिनिएचर नहीं है, वो म्यूरल है।
जिसे कि एक साथ कई लोग देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो चित्र बनाया चित्रकार ने, जो अगर उस सवाल पे जाए पहले कि दो हिस्से होते हैं रचना के, एक क्या बनाए और कैसे बनाए। क्या वो चित्रकार उसने अपनी मर्जी से बना रहा था, या ये उस आदमी की मर्जी थी जिसने कि स्पॉन्सर किया, वो धर्म हो चाहे वो राजसत्ता हो, जिसने कहा कि मुझे ये मूर्ति चाहिए, ये पेंटिंग चाहिए। तो पहला काम किया कि कुछ चित्रकारों को अपॉइंट किया, चित्रकार को बुलाया, वहां रखा गया, उनसे बताया गया कि ये ही बनाना है, उसने बनाया। सबसे अच्छा उदाहरण जब मैं खजुराहो गया था तब एक मन में प्रश्न उठ रहा था कि जो हजारों की तादाद में जो मूर्तिकार यहाँ शामिल हुए थे, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया था, इस खजुराहो को बनाया था, जिसको देखने दुनिया से लोग चले आते हैं देखने, तो उसमें उन मूर्तिकारों की शय थी क्या? जिस दर्शन की हम बात करते हैं, जिस सौंदर्य की बात करते हैं, क्या वो मूर्तिकार की कल्पना थी? क्या वो उस राजा की कल्पना की थी जिसको मूर्ति बनाना नहीं आता था, जिसके दिमाग में आया कि इसको ऐसा करना है? वो एक राजा भी हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी हो सकता है, जो एक खास किस्म की विचारधारा या धर्म को आगे लाना चाहता था। उसने मजदूर के रूप में मूर्तिकारों को बुलाया, उनसे कहा कि भैया आप 12 इंच से 14 इंच के अंदर आप मूर्ति बनाएंगे, और जिस तरह से ऊपर चलता चला जाएगा मूर्ति के साइज कम होते जाएंगे, क्योंकि ये आर्किटेक्चरल डिमांड है कि इसको इस तरह से बनना है। उस मूर्तिकार के पास निस्संदेह, चाहे वो अजंता का मूर्तिकार हो, चाहे वो खजुराहो का हो, उसके पास दूसरा पक्ष जो मैं कह रहा था, कौशल, वो कौशल में विश्व के किसी भी कलाकार के समकक्ष था। लेकिन विचारधारा के रूप में ये उनकी उपदेयी थी। अगर ये सवाल हम आगे बढ़ाते हैं तो मूर्ति जो है पत्थर के, जिस पत्थर का बना हुआ है, उस पत्थर की मूर्ति को एग्जीक्यूट करना, बनाना शारीरिक रूप से महिलाओं के लिए संभव नहीं है। अगर महिलाओं के लिए संभव नहीं तो हम दूसरा सवाल पूछेंगे कि क्या खजुराहो बनाते समय, कुनार बनाते समय, हम्पी बनाते समय महिलाओं से पूछा गया था? भारतीय चित्रकला के पूरे विकास क्रम में महिलाओं का योगदान क्या है? अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। जिसके ओर सुमन भाई ने बहुत बढ़िया ढंग से बात की कि जहां पे लोक कला दिखाई पड़ती है, जो महिलाओं के हाथ में थी, उस कला की तमीज अलग है। और जो शासक वर्ग थे, जो सामंतों द्वारा पोषित कला है, जो इतिहास हम लेके चलते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, उसकी तमीज अलग है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जिस भारतीय चित्रकला के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, वो 50% आबादी का इतिहास है, और जिसको बगैर शक किए हम नहीं ले सकते। उसमें महिलाएं उपस्थित नहीं है। न उनसे पूछा गया कि क्या बनाया जाएगा, न उनसे पूछा गया कि आपका चित्रण हम कैसे करेंगे, न ही वो उस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। और ये केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के बहुत सारी कलाओं में हम ये पाते हैं। आज और ज्यादा बात को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इस किताब में मैंने जो कुछ कहना था कहा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहूंगा चित्रण के बारे में और संदर्भ के बारे में। एक चित्र का उदाहरण देते हुए, हमारे विनोद भाई जो हैं, ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत इस बात के हैं कि इनका बार बार आग्रह रहा कि दुनिया में जहाँ अच्छे म्यूजियम है उसको जाके देखिए। तो मुझे 2019 में जाने का मौका मिला था, और उसके पहले मैं एक चित्र को लेके कई जगह में अपने भाषण देता था, उसको प्रोजेक्शन करता था, बताता था। वो था गोया का 3 मई 1808, ये प्रसिद्ध चित्र है। तो मैड्रिड में जो प्राडो म्यूजियम है, वहां पे ये चित्र लगा हुआ है। तो मुझे लगा मैं तो जानता ही हूँ इसके बारे में, तो देख लिया जाए। एज इफ मैं उस चित्र को ऑब्लाइज कर रहा था कि मैंने तो इतने लेक्चर दिए, मैं जानता हूँ इसके बारे में। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो एक जापानी ग्रुप था टूरिस्ट का, उसको कोई व्यक्ति जो है उसको नरेट कर रहा था, गाइड। तो उसमें बता रहा था कि इसमें जो ये पक्ष देख रहे हैं, ये इसके लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं ये दूसरे लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं। जो गोली चला रहे हैं वो फ्रांस के लोग हैं, जिनके ऊपर गोली चल रही है वो स्पेन के लोग हैं।
तो ये उस समय का है जब पेनिनसुलर वॉर हुआ था, तो तमाम वो व्याख्या कर रहे थे। मैंने कुछ सुना, ये आश्चर्य लगा कि इतना इतिहास छिपा है इसमें। लेकिन एक सवाल मुझे आया कि एक वो जो चित्र है उसको जब आज का एक स्पेन का व्यक्ति देखता है, वो किस नजरिए से देखता है, और एक दूसरा आदमी जो सैलानी है, जो फ्रांस से आया है, वो किस नजर से देखता है। उसमें जो गोली चलाने वाले हैं वो फ्रेंच हैं, और जो गोली खाने वाले जो हैं वो स्पेनिश हैं। लेकिन इन दोनों के देखने के बजाय जो मैं तीसरा व्यक्ति हूं, जो न मैं स्पेनिश हूं न मैं फ्रेंच हूं, मुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, शायद मैं ही सबसे अच्छी तरह उस पेंटिंग को देख पा रहा हूं। क्योंकि मैं उसमें देख पा रहा हूं कि उस पेंटिंग के बीच में एक अगर लाइन खींचते हैं तो दो विभाजन है। एक तरफ व्यवस्था है जहां रेखाएं व्यवस्थित हैं, ज्योमेट्रिक लाइंस है, और लेफ्ट में जहां गोली जिनके ऊपर दागी जा रही है वो रेटिकुलेशन आप दिखाई पड़ेंगे, वो अव्यवस्थित हैं। एक तरफ पीछे उस जहां से जो लोग गोली चला रहे हैं उसके पीछे भवन दिखाई पड़ता है, इसमें कि ज्यामितीय लाइन से उस भवन का एक सुंदर ढंग से निर्माण किया गया। दूसरी तरफ जैसे चांदमारी का एक पहाड़ी जैसा होता है वो है, उसमें एक फुटलाइट है, एक लाइट है रात के अंधेरे में, एक चौकोर लाइट है जो फर्श पे रखा हुआ है। उस लाइट से वहां से जो प्रकाश निकल रहा है वो मूल नायक जो है उस चित्र का उसके ऊपर पड़ रहा है। जो लोग गोली चला रहे हैं उनकी पीठ दिख रही है, पर जिनके ऊपर गोली चलाई जा रही है उनका सीना दिख रहा है। इतनी सब चीज आप तभी दे सकते हैं जब आप फ्रेंच नहीं है, जब आप स्पेनिश नहीं है, जब आप उसमें संदर्भ नहीं ढूंढना चाहते, क्योंकि इसकी रचना एक साजिश के तहत की गई है। ये कोई चित्र ऐसा नहीं कि कोई कैमरा से फोटो खींचे हुए, ये नेशनलिज्म एक राष्ट्रवाद की साजिश के तहत किया गया कि हर स्पेनिश जो है आने वाले जमाने में फ्रेंच से नफरत करे, या कि हम इतने वीर थे कि हम शहीद हो गए गोली के सामने। लेकिन जब भारतीय कोई जाएगा, ये जापानीज जाएगा, कहीं और जाएगा, तो व्यक्ति जाएगा, वो इस चित्र को सही मायने में एक चित्र के रूप में देख सकेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब जिस समाज में मंदिरों से मूर्तियां उठ के म्यूजियम में गई हैं, संग्रहालय में गए हैं, वो अपने संदर्भों से बाहर निकल गए हैं। संदर्भों से मुक्ति उसकी तब होती है जब गणेश जी की मूर्ति मंदिर से उठ के संग्रहालय में जाए, तब आप गणेश जी के स्ट्रक्चर का, उसका जूमॉर्फिक जो फिगर है उसको आप सही ढंग से देखते हैं। अगर ये मुक्ति चित्रकारों में नहीं होगी तो उनकी रचना में भी नहीं होगी। मसलन हुसैन साहब और बाजारवाद के बारे में बहुत सारी बातें हुई। हुसैन साहब ने एक गणेश बनाया, मार्केट डिमांड बहुत, उन्होंने 1000 गणेश बनाया, 1000 गणेश बिके, क्योंकि जो पूंजी है वो हिंदू पूंजी है जिनको गणेश खरीदने थे। लेकिन सवाल ये कि गणेश किसने बनाया? दरअसल हुसैन साहब ने बनाया। यानी कि मैं ये मान लूं कि एक मोटे ताजे शरीर के ऊपर एक हाथी का सर, ये कल्पना हुसैन साहब की कल्पना है, ऐसा नहीं है। दरअसल हुसैन साहब बनी बनाई कल्पना को चित्रित कर रहे थे और हम उसको एक मौलिक समझ रहे थे। जो हमारे चित्रकार साथियां बैठे हैं वो इस अर्थ को समझेंगे जब पिकासो के काम को देखेंगे, जब सैल्वाडोर डाली के काम को देखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि मौलिक शब्द का मतलब चित्रकला के साथ क्या होता है। हमारे पास दिक्कत यह है कि हम जिस तरह से बड़े होते हैं, हम जानते हैं कि नीले रंग का कोई व्यक्ति है जो कि हमारा आराध्य है, लेकिन हम पाते हैं 2 नीले रंग के व्यक्ति मिल जाते हैं, तो हम खोजते हैं, शिनाख्त करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पेंटिंग में कि वो आदमी जिसके हाथ में धनुष है वो तो राम होगा, और वो जो सर के ऊपर मोरपंख है वो कृष्ण होगा। इसका मतलब जब हम चित्र बना रहे हैं तब मेरे लिए नीला रंग जो है, नीला रंग नहीं है, मेरे में आजादी नहीं है, मैं मुक्त नहीं हूं उस रंग से। मैं जब रंग का इस्तेमाल कर रहा हूं उसके संदर्भ से मैं संचालित हूं। जब मैं लाल रंग के फूल को बनाता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि ये काली माता को चढ़ती है। जब नीले रंग के फूल को बनाता हूं तब लगता है कि शिव जी को चढ़ती है। जब एक कुत्ता देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो शनि के वाहन है। जब एक भैंसा देखता हूं लगता है कि यम के वाहन है। हम नदी के पास खड़े होकर गंगा मैया कहते हैं, और न केवल गंगा मैया कहते हैं, उनके बहन कौन है वो भी ढूंढ लाते हैं। यमुना के साथ बात करते तो उनके भाई यम। यानी कि भारतीय मन जो है
हम जिस तरह से बड़े होते हैं, हम कथाओं के साथ बड़े होते हैं, उससे मुक्त हुए बगैर नंबर 1, और नंबर 2 उदात्त हुए बगैर न कभी चित्रकला हुई है और न कभी चित्रकला होगी। ये बात और है कि हमारे यहाँ 42 करोड़ रुपए की पेंटिंग गायतोंडे की बिकेगी, हमारे म्यूजियम भी बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो मूल जो हमारी समस्या है, जिस सच की ओर हमने इशारा किया, इस पर हमें बार बार सोचना पड़ेगा। और एक बात और कि जो मैं कह रहा हूं वो अंतिम सत्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उसके ऊपर जब तक आप नहीं सहमत होते हैं, आप जब तक वैकल्पिक विचार हमारे सामने नहीं रखते हैं, तब तक इतनी पुरानी रूढ़ी को खत्म करना, समाप्त करना, नई चीज को बनाना संभव ही नहीं है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।